Hello everyone, welcome to Momentum IS Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover cases related to criminalization of politics in India. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया अपने आप में एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है जिसके बहुत ही सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो हैं ही ना। ओवरऑल वे में हम उस डायमेंशन को टच नहीं करने वाले, बट हम कंसिडरिंग दीज आर वैल्यू एडिशन सेशंस वी आर गोइंग टू कवर द एस्पेक्ट्स की जुडिशियली क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स रखे गए हैं, किस तरह से रखे गए हैं एंड किस वे में इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश की है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो लेट्स बिगिन. So beginning with the very first case of which we can say, जिस पे सबसे पहले बात होनी चाहिए वो है हमारा मेनली जिस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करती है या जिसके रिपोर्ट्स हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलते हैं वो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये पहला केस था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कैंडिडेट हो, एनी कैंडिडेट जो कि आपका एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हो यानी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो, विधानी का इलेक्शन लड़ रहा हो यानी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्शंस फॉर इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. सो फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि all these candidate, every single candidate who is going to contest for the election, जो भी इलेक्शन के लिए लड़ेगा, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, विधानसभा के लिए या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. और वो क्या क्या होंगे? उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी उनके पास कितना कैश अमाउंट है, प्रॉपर्टीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, वो ओवरऑल वे में फाइनेंशियल उनको पूरा बताना पड़ेगा. एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कि उनके खिलाफ क्या क्या केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस तो हो सकता है बट क्रिमिनल केसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल केसेस कितने दर्ज है कंसिडरिंग अगर हम देखें एडीआर ने अपना रिपोर्ट भी बताया था कि 2019 का जो लोकसभा में जितने मेंबर्स आए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 139 to 140 मेंबर्स वर चार्ज विद सम क्रिमिनल केसेस की इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, जिसकी वजह से अगर हम देखें ओवरऑल वे में अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पार्लियामेंट की कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है कि क्या वो लॉ सही से बना पाएंगे कि नहीं, क्या वो लॉ सही से इम्प्लीमेंट होकर एनफोर्स हो पाएगा कि नहीं. इनफैक्ट वी भास्कर राव अपने ने एक किताब लिखी थी जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे criminalization of politics, how criminalization of politics affects freedom of expression of the people. मतलब अगर लोग अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, freedom of speech and expression, it gets affected. ये बहुत बुरी तरह आपको हैम्पर करती है, लोगों को अपने विचार रखने के आधार नहीं मिल पाता है, वो framework doesn't come into existence. Moving on. Now in this case, this one was Ramesh Dalal case. Ramesh Dalal case versus Union of India. In this case, what happened कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सिटिंग मेंबर्स होंगे, सिटिंग मेंबर्स और यू कैन इजीली से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी एंड एमएलए, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा या राज्यसभा, इन विच एवर प्लेस इलेक्टेड मेंबर इज सिटिंग और इलेक्टेड मेंबर इज देयर, दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. अगर ऐसा कुछ हो कि इनके खिलाफ जो इलेक्शन जो क्रिमिनल चार्जेस जिस पे उन्हें कन्विक्ट भी किया गया, मतलब उन्हें मान लिया गया कि हाँ इन्होंने ही वो क्राइम किया है और उस क्राइम का जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा है या फिर कह सकते हैं 2 साल से अगर वो कम नहीं है, तो उस केस में उन्हें आगे के इलेक्शंस में डिबार कर देना चाहिए. सो रमेश दलाल केस वाज वन ऑफ द रिमार्केबल केस जिसने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि हाँ इस केस में क्या था कि यहाँ पे आपके एडीआर वाले केस में वहाँ पे तो ऑलरेडी गाइडलाइंस बताई गई थी,
बट उसको एक तरह से एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं रमेश दलाल केस ऑफ 2005 एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा. So it's very important to handle this case and to check this case in a better way. Next is the Lily Thomas case, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा. Now in Lily Thomas case what happened कि हमारे अगर लॉज के हिसाब से देखा जाए कि लेजिस्लेशन क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यहाँ पे एक प्रोविज़न बनाया गया है स्पेशली सेक्शन 8 क्लॉज 4 को लेके कि अगर कोई एमपी या एमएलए अगर इसे आपने कन्विक्ट कर दिया है, चार्जेस कन्विक्ट हो चुके हैं कि ये क्रिमिनल, इन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, बट इनको इलेक्शन करने से नहीं रोका जाएगा, सॉरी डिबार नहीं किया जाएगा इलेक्शन से, बिकॉज अगर उनके खिलाफ वो अपील चल रही है उस पर्टिकुलर एमपी एमएलए जिस जो भी है, विच एवर एमपी और एमएलए इज देयर, इफ दे मेड एन अपील, उन्होंने अपील किया उस एक्शन के अगेंस्ट में जो कि डिस्पोज नहीं हुआ है, मीन्स द रिजल्ट ऑफ दैट अपील केस हैज़ नॉट कम इनटू इफेक्ट, टिल देन दे आर अलाउड, उन्हें अलाउ करना चाहिए कि इलेक्शंस वो लड़ सके. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और ये क्लॉज इसी में दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कंट्रावीन भी कर रहा है आपका रमेश दलाल केस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो. नेक्स्ट इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे भी यूनियन ऑफ इंडिया ही है मोस्ट ऑफ द टाइम. PUCL यानी कि पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज. दिस इज अगेन अ लैंडमार्क केस. व्हाई? बिकॉज यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा इलेक्शन कमीशन को आप नोटा का ऑप्शन जरूर दें. नोटा ऑप्शन अगर कंसिडरिंग अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो हमें ये पता भी चलेगा कि जो अभी बाई इलेक्शंस हुए थे महाराष्ट्र में, वहाँ पे नोटा को सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिले. दैट मीन्स अंडरस्टैंड कि पीपल को वो चॉइस पसंद नहीं आ रही है जो लोग देना चाहते, जो इलेक्टेड पार्टीज देना चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टीज देना चाह रही है कि हाँ ये हमारा कैंडिडेट है, एंड द मैंडेट इज लाइक दैट कि लोगों को वो चॉइस पसंद नहीं आ रही है. इमेजिन कि सेकंड हाईएस्ट वोट, एंड ये रिसेंट टाइम्स हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में भी इस चीज़ को कवर किया था. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस पे जंप करें जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज अगेन समथिंग विच इज वेरी मच रेलिवेंट टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इस तरह से जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को आगे आकर कोई कानून बनाना चाहिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर. वैसे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडेंस दी, हम पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि आप ऐसा कुछ कानून बनाओ जिसपे आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हो. पार्लियामेंट में भी कह सकती है, इट्स नॉट माय वर्ड, पार्लियामेंट में भी आई एम सेइंग, पार्लियामेंट में से दैट कि देयर आर ऑलरेडी प्रोविजंस लाइक इंडियन पीनल कोड में है 171G, इवन आपका जैसे मैंने कहा सेक्शन 8 है, नॉट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 क्लॉज 4, देयर आर अदर सेक्शंस स्पेसिफिकली जैसे क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 जो भी और रिलेवेंट सेक्शंस हैं. सेक्शन 125A हो गया, क्योंकि हेट स्पीच भी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं ये क्राइम कर के फॉर्म में आता भी है, बट देर आर नो लॉज टू हैंडल हेट स्पीच इन इंडिया, भले एक स्पेसिफिक IPC और इसके थ्रू अगर आप करना चाहे तो. सिमिलरली पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया में भी Parliament was directed to make laws related to it, and in addition to this they have also provided some more guidelines. What sort of guidelines? Like Supreme Court said कि कोई भी अगर कैंडिडेट है, whichever candidate is there for any political party and there are some criminal charges against him, convicted or not that doesn't matter, but अगर criminal charges हैं तो put such informations on their official website.
नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये सीधा सीधा बताया गया कि अगर आपके कैंडिडेट जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देनी पड़ेगी, ताकि कैंडिडेट जो नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो उस चीज़ को रीड करके उस अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट बनाए कि हाँ मुझे वोट किस तरह से देना चाहिए। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज लोक प्रहरी केस। नाउ मेनी ऑफ यू, आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि ऐसा केस तो आप ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, लोक प्रहरी केस जब हमने पिछले निधि के इस मॉड्यूल में जब हमने डिस्कस किया है, दैट वाज रिलेटेड टू एडहॉक जजेस एंड दैट केस वाज मेनली रिलेटेड टू लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट दिस वन इज लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो बोथ केसेस आर वेरी मच डिफरेंट, दोनों के अलग अलग डायमेंशन है। एक जुडिशरी से रिलेटेड है, दूसरा समथिंग रिलेटेड टू criminalization of politics से related है, and this one is that criminalization of politics only. So what happened in this one, Supreme Court declared that कि we had to make a mechanism or framework that can have a check on कि assets किस तरह से grow हो रहे हैं, income and assets, इन पे इनको चेक करता रहा जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफ एमपीज, एमएलएज, एंड उस अकॉर्डिंग वो एक्शंस भी लिए जा सके। सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इनकम एंड एसेट की बात की गई, जो कहीं ना कहीं हमारे रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी के थ्रू भी आया था। Now see, since this is not related to committees and recommendations, but still I am linking it with that so that you can follow that connecting the dot principle कि एक पॉइंट को लेके उससे रिलेटेड जितने भी लिंक प्रोविजंस हैं उसको आप एक साथ कवर कर सको। Now considering we have entered into this committee formation part, are there something which is very much related to criminalization of politics? बिल्कुल, आप वोरा कमेटी को ले सकते हैं। वोरा कमेटी तो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बनाई गई थी, या फिर वोरा कमेटी आप कह सकते हैं। वोरा कमेटी जब इस चीज को रीड कर रही थी, देन दे फाउंड दैट कि देयर इज अ नीड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। दिस इंटेलिजेंस एजेंसी विल ऑल्सो एसेस की पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू में जो फंडिंग आ रही है वो किस तरह से आ रही है, उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करके वोरा कमेटी ने बात करी थी। नाउ अगेन इफ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फंडिंग, इंद्रजीत गुप्ता has also been there, and Inderjit Gupta has given recommendations of state funding of political parties कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फंड कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग को लेकर। वहां पे भी इंद्रजीत गुप्ता ने एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन ये दिया कि जो कि भी आपको फंडिंग मिल रही है ओवरऑल वे में, एक चीज का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को दोज पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू शोकेस देयर रिसिप्ट कि कितना मिला, क्या एक्सपेंस किया, एंड अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी वो स्टेट फंडिंग रुक जाएगी। That funding will get halt or will come into will stop. In addition to this, Inderjit Gupta committee, what they said one more thing is that कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज ने को जो भी फंडिंग मिलनी चाहिए वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं आना चाहिए, यानी PSUs आप कह सकते हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गए या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गए, इनके थ्रू नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर इनके थ्रू आना है तो पहले पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा इससे रिलेटेड। सिमिलरली इसी केस को रिलेटेड अगर हम देखें, जहां पे अगर हम बात करें, जब हम रमेश दलाल केस की बात कर रहे थे, ये जो आपने सिटिंग मेंबर्स वाली चीज देखी जिनका इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात किया, वहां पे भी
जीवन रेड्डी कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था कि आप डिस्क्वालीफाई करो सीधे, अगर कोई जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस हैं उसे डिस्क्वालीफाई करो, उस पर्टिकुलर एमपी, उस पर्टिकुलर एमएलए को। तो ये कुछ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इन एडिशन टू दिस व्हाट एल्स यू कैन डू इज दैट एज अ वैल्यू एडिशन, जो हम आज के डेली करंट अफेयर 17 दिसंबर के जो डेली करंट अफेयर में हम देंगे, उसमें वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड सम ऑफ द बुक नेम्स जो कि आप अपने मेन्स आंसर्स में भी ऐड कर सको। जैसे कि हमने एमपी जैन का बोला, एमपी जैन का बताया है, उनकी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिससे मैंने बताया कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल इज समवेयर रिलेटेड, एंड कैसे अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ेगा इंडिया में, द वे इट विल गेट इंक्रीज इन इंडिया, द मोर इट विल डिक्रीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द जनरल पब्लिक। सिमिलरली अगर हम देखें और कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसा कि मैंने कहा वी राव की है जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, यहां पे उन्होंने यहां पे जो कोड दिया है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स, ही शोकेस द सेम थिंग ओनली। वी राव ने ही बताया जनरल इलेक्शंस के उसमें, वी भास्कर राव ने, कि मनी जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हिट करने की ज़रूरत है। एंड पीडीटी आचार्य हो ही गए, पीडीटी आचार्य ने भी अपने बुक के थ्रू बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, सो दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कोई जुडिशरी और लेजिस्लेचर को उतने लॉज ना बनाने पड़े, बट एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना पावर दे दो कि वही इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोक सके। एंड वी हैव सीन पीपल लाइक टी.एन. शेषन, जिन्होंने उस टाइम हरियाणा में जो बिहार जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए, किस तरह से उन्होंने एवरीथिंग को उस टाइम पे रोका, क्या क्या मेजर्स लिए, किस तरह से रिफॉर्म्स किए ताकि पीपल के लिए वोटिंग ईजी हो सके, एंड हाउ एंड ही वॉज इट इज सेड लाइक दैट, बीबीसी ने तो कहा ही है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री में कि ही वॉज द वन हु यूज्ड टू च्यू पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, जो वो इंसान था जो नाश्ते में नेताओं को खाता था। तो इस टाइप की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में अगर इस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन है या इस टॉपिक पे क्वेश्चन है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक्ड इट। Subscribe to our YouTube channel to explore more informative videos. Thank you to all.